हेलो, नमस्कार। मैं हूं दिनेश कुमार। एराइज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इकोसिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इकोसिस्टम पार्ट 1 अपन डिस्कशन किया था पिछली क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे इकोसिस्टम का पार्ट 2। सबसे पहले अपन पिछली क्लास में अपन डिस्कशन कर रहे थे इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसमें पहली फंक्शनल यूनिट थी अपनी उत्पादकता। क्या थी? उत्पादकता। उत्पादकता एज ए प्रोडक्टिविटी। क्या होती है उत्पादकता? बेसिक से अपन समझ सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थों का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का या जैव भार का संश्लेषण ही उत्पादकता कहलाता है। जैसे कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण या जैव भार का संश्लेषण ही उत्पादकता कहलाता है। बहुत बेसिक सी टर्म्स है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उनका फॉर्मेशन या उनका निर्माण करना ही क्या कहलाती है? प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। कभी कभार इनके यूनिट बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यूनिट दो टाइप से अपन लिख सकते हैं, एक तो भार के रूप में और एक ऊर्जा के रूप में। भार के रूप में अपन यूनिट की बात करें तो ग्राम मीटर स्क्वायर ईयर। ऊर्जा के रूप में बात करें तो किलो केल्विन मीटर स्क्वायर ईयर। यहाँ से कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि भाई जो प्रोडक्टिविटी है इनकी यूनिट्स क्या होती है। अपन आगे पढ़ेंगे कि भाई प्रोडक्टिविटी है इनकी जो यूनिट के बेसिस पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपन आगे डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर के एंड में जाते जाते। ठीक है, अपन चलते हैं अब नेक्स्ट। प्रोडक्टिविटी को मेनली दो पार्ट में बांटा गया है। उत्पादकता को मुख्य दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अपन डिस्कशन करते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसे प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता और सेकेंडरी होती है द्वितीयक उत्पादकता या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। या ये हो गई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसे पीपी से लिख सकते हैं और इसे एसपी से लिख सकते हैं, यानी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्या महत्व होता है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का क्या महत्व होता है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। बात करते हैं अपन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि उत्पादन के स्तर पर इसकी परिभाषा ये होती है, उत्पादन के स्तर पर कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण, कार्बनिक पदार्थ या जैव भार का संश्लेषण प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है। प्राथमिक
उत्पादकता कहलाता है। अच्छा, अब बोलते हैं अपन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या द्वितीयक उत्पादकता। इसे इसमें इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, उपभोक्ता स्तर, उपभोक्ता के स्तर पर कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण, कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अब देखो, एक क्वेश्चन माइंड के अंदर ये आता है कि भाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो अपन भोजन बनाते हैं या फिर जितने भी प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा एक ऑर्गेनिक फूड का निर्माण करते हैं, चलो यहाँ तक तो समझ में आ जाती है कि ये उत्पादकता, ये द्वितीयक उत्पादकता, इसे अपन प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। अब चलो इनको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि इस पे लिखा हुआ है उत्पादकता, इसकी मीनिंग्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट के लिए, तो थोड़ा समझते हैं। जैसे अपन ने कुछ चीज खाई तो वो कौन सी थी? प्राइमरी प्रोडक्ट था। हमने कोई ऑर्गेनिक फूड वगैरह कुछ खाया, फल फ्रूट वगैरह खाया, फल फ्रूट के परिणाम स्वरूप जितना भी अपन ऑर्गेनिक मटेरियल खाते हैं उससे, फल फ्रूट से या फिर कुछ फ्रूट खाते हैं तो उसमें फाइबर का निर्माण होता है, विटामिन्स होती है, प्रोटीन्स होती है, वो अपनी बॉडी के अंदर निर्माण होती है। बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण हुआ है वो क्या हो गई? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या द्वितीयक उत्पादकता हो गई। समझ में आई चीज? हमने जो खाया वो क्या थी? प्राथमिक उत्पादकता। हमारी बॉडी से जिस प्रोडक्ट का निर्माण हुआ वो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये चीज समझ में आई अच्छे से? चलो अपन बात करते हैं आगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेनली दो भागों में बांटा जाता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, यानी प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक होती है जीपीपी, एक होती है एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता, और इसे कहते हैं नेट, यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादक। इन दोनों में एनपीपी और जीपीपी में फर्क क्या होता है? यहां से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये एनपीपी होती क्या है और ये जीपीपी, सकल किसे कहते हैं और शुद्ध किसे कहते हैं। बेसिक से अपन समझते हैं। जीपीपी जिसे बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और इसे बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो कुछ चीजें इससे पहले अपन को यहां से समझनी होगी। सबसे पहले अपन इसमें ले लेते हैं, जीपीपी को ले लेते हैं, पहली हेडिंग डाल देते हैं जीपीपी, यानी सकल
प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? उत्पादन के स्तर पर, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उत्पादन के स्तर पर, उत्पादन के स्तर पर कुल कार्बनिक पदार्थ या जैव भार की मात्रा जीपीपी कहलाती है। मतलब जितना भी पादप प्रोडक्शन करेगा उनकी जो कुल मात्रा है, क्या इसकी जो कुल मात्रा है वो क्या कहलाती है? ये ध्यान रखने की चीजें हैं। इसकी कुल मात्रा जीपीपी कहलाती है। तो जीपीपी और एनपीपी में क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इक्वल टू एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो, यहां से क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। इंपॉर्टेंट चीज है, जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी। ये आर क्या है? ये आर क्या है? इसे अपन बोल सकते हैं श्वसन या फिर उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उपापचय। अब देखो, जितने भी उत्पादन के स्तर पर कुल कार्बनिक पदार्थ है उनमें से अपन रेस्पिरेशन या जो मेटाबॉलिज्म में जितनी एनर्जी खर्च हुई है उसको घटा लेते हैं तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादक आ जाती है या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाती है। यहां से क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। जैसे कि एग्जांपल पर देख सकते हैं कि यदि जीपीपी अपन के पास 1000 थी, कितनी थी? 1000। टोटल अपन को फूड मटेरियल से कितनी एनर्जी प्राप्त हुई? 1000 के आसपास, ठीक है। यदि श्वसन के अंदर 10% हानि हो गई, कितनी हुई? 10% हानि हुई। यदि जीपीपी अपन को 1000 है, आर यानी श्वसन के अंदर 10 की हानि हुई तो कितने रह गए? 990। जो एनपीपी आई, क्या आई? एनपीपी आई, वो कितनी है? 990। तो मतलब जैसे ही सेकेंडरी उत्पादकता या द्वितीयक उत्पादकता के पास कौन कितनी जाएगी? 990। मतलब हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब सेकेंडरी या द्वितीयक उत्पादकता के पास एनपीपी की वैल्यू जाती है, न कि जीपीपी की। मतलब सेकेंडरी उत्पादक के पास शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की वैल्यू जाती है। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अब नोट लगा के एक चीज लिख सकते हैं, कभी कभार पूछ ले एनपीपी की परिभाषा पूछ ले तो अपन को ध्यान रखना है। एनपीपी किसे कहते हैं? उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध, उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ
एनपीपी कहलाता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब उपभोक्ता के स्तर पर जाती है तो वो कौन सी वैल्यू जाती है, एनपीपी जाती है। अब कुछ कारक होते हैं जो उत्पादकताओं पर निर्भर रहते हैं, वो कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। उत्पादकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। उत्पादकता किन किन कारणों पर निर्भर करती है, 3-4 कारण है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पादप कौन सी जाति का है। पादप की जाति पर उत्पादकता निर्भर करती है। अब देखो पादप की जाति कौन कौन सी जाति है। यदि बड़ा पादप है, पादप की बड़ी जाति है, मतलब बड़ा पादप है, उसकी जिसके अंदर जो पत्तियों में क्लोरोफिल अधिक पाया जाता है, तो वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी तो प्रोडक्टिविटी अधिक होगी। दूसरा कारक होता है पादपों में प्रकाश संश्लेषण की कुशलता। पादपों में प्रकाश संश्लेषण कुशलता। जो पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक कुशल होंगे वो प्रोडक्टिविटी अधिक प्राप्त करेंगे। थर्ड अपन बता सकते हैं इसके अंदर, सेकंड हो गया अपना पादपों प्रकाश संश्लेषण के लिए कुशलता, और थर्ड अपना होता है वातावरण के अजैविक कारक। अब देखो अपन ने डिस्कशन किया था वातावरण के अजैविक कारकों के बारे में। अजैविक कारक कौन कौन से थे? जल हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, तापमान हो सकती है, मृदा हो सकती है, आर्द्रता हो सकती है, पीएच हो सकती है। बहुत सारे कारकों के बारे में डिस्कशन किया। यदि अजैविक कारक अनुकूलित होंगे तो प्रोडक्टिविटी अधिक होगी। नेक्स्ट अपन चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें है पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। यदि पादपों के अंदर यदि न्यूट्रिशंस अच्छे से होगा, नाइट्रोजन साइकिल्स या हाइड्रोजन साइकिल्स, कार्बन साइकिल्स, ये साइकिल्स अच्छे से चलेंगे, या फिर इनमें न्यूट्रिशंस अच्छी मात्रा में होगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से करेंगे और प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं अपन इकोसिस्टम में कौन सा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है। तो यहाँ से एक दो बार नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सबसे अधिक उत्पादन वाला पारितंत्र, सबसे अधिक उत्पादक वाला पारितंत्र। सबसे अधिक उत्पादक वाला पारितंत्र की बात करें तो कौन से पौधे हैं जो सबसे अधिक उत्पादन करते हैं, तो अपन सबसे पहले बता सकते हैं उष्णकटिबंधीय वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय वन ये होते हैं
ये सबसे अधिक उत्पादकता प्रदान करते हैं। और गन्ने, जहां पर गन्ने की अधिक खेती होती है, गन्ने की खेती या गन्ने का जो प्लांट्स है या फिर जहाँ गन्ने की अधिक खेती होती है वहां पर अधिक प्रोडक्शन वाला इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है। सबसे कम उत्पादक वाला इकोसिस्टम के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। अधिक और कम दोनों तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो लिख सकते हैं कम उत्पादकता वाला पारितंत्र। सबसे कम उत्पादकता वाले पारितंत्र की अपन बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला है रेगिस्तान। कौन है? रेगिस्तान। सबसे कम उत्पादकता होती है रेगिस्तान। उसके बाद में होता है समुद्र। कौन होता है? यहां से एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चंस पूछा जाता है कंपैरिजन वाला, तो उसको अपन डिस्कशन कर लेते हैं। यहां से फैक्चुअली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सबसे अधिक उत्पादन वाला पारितंत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं जो सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। जहां गन्ने की खेती होती है, जहां गन्ने की फसल होती है, वहां पर सबसे अधिक उत्पादन वाला इकोसिस्टम होता है। सबसे कम वाला जो रेगिस्तान, अपने इधर वाला इलाका रेगिस्तान हो गया, समुद्र वाला इलाका हो गया, ये सारे कम उत्पादक वाले क्षेत्र या इकोसिस्टम होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली एग्जाम में, सबसे स्थायी पारितंत्र कौन सा है? सबसे स्थायी पारितंत्र कौन सा है? तो यहाँ अपन कहते हैं समुद्र, ओशन। समुद्र कौन है? सबसे स्थायी पारितंत्र कौन सा है? समुद्र। एक क्वेश्चन एग्जाम में पारितंत्र के बारे में पूछा है। यहां से अपन को कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। अपने भूभाग पर 70% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। मतलब 70% जल एज ए समुद्र। इनकी उत्पादकता होती है 55%। और जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग कितना होता है? 30%। स्थलीय भाग कितना है? इनकी उत्पादकता है 45%। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन आता है, सबको ध्यान रखना है। इकोसिस्टम के बारे में पूछे तो आपको बताना है सबसे स्थायी इकोसिस्टम कौन सा है? समुद्र। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सबसे ज्यादा उत्पादकता कहाँ होती है, आपके माइंड में फटाक से क्लिक करेगा जहां आपको अधिक परसेंटेज दिखते हैं वहां आप जाओगे। नहीं, मैंने उत्पादकता की एक यूनिट बताई थी, भार के रूप में बताई थी, और एक बताई थी आपको ऊर्जा के रूप में। भार की यूनिट अब मैंने बताई थी ग्राम मीटर स्क्वायर ईयर। अब देखो, मीटर स्क्वायर मतलब प्रति एरिया। क्या हो गया? प्रति एरिया, प्रति क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1/मीटर स्क्वायर का मतलब आप किसकी बात करते हो? एकांक क्षेत्रफल या क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो 70% समुद्र में 55% प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। 70 में कितनी पाई जा रही है? 55%। और 30% स्थलीय भाग में 45% प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। 30% में 45% उत्पादकता है और 70 में कितनी है? 75% उत्पादकता। तो उत्पादकता अधिक कहाँ होगी? स्थलीय भाग के अंदर उत्पादकता अधिक होगी। समझ में आई चीज? यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है समुद्र एक स्थायी पारितंत्र है, जबकि
प्रोडक्टिविटी हमेशा स्थलीय भाग पर अधिक पाई जाती है, क्योंकि समुद्र है वो 70% भूभाग में फैला हुआ है, जबकि स्थल है वो 30% भूभाग में फैला हुआ है। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम बच्चों के यहाँ से गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि बच्चे इकोसिस्टम में पारितंत्र के बारे में सोचते हैं और क्वेश्चन पूछता है उत्पादकता के बारे में। उत्पादकता रेशियो दे दिया, ये चीज आपको पता है तो आप आसानी से क्लिक कर लोगे कि भाई हमेशा उत्पादकता होती है वो एकांक क्षेत्रफल के अंदर देखी जाती है। तो आप क्षेत्रफल देख के आप आइडिया लगा लोगे कि हाँ 30% में 30 में 45 ये ज्यादा है, बट 70 में 55 ये कम है, ये आप आइडिया लगा लोगे। ठीक है, चलो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छी चीजें हैं, अपन ने फंक्शनल यूनिट के अंदर एक प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ऊर्जा का प्रवाह या एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।